मान लो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड। हेलो बच्चों, माई सेल्फ विनोद जांगड़। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है। जब सेल डिवाइड होती है, एक सिंगल सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, तो सेल के डिवीजन होने से पहले जो सेल का डीएनए होता है, ये डीएनए डबल हो जाता है। सेल का डीएनए डबल हो जाता है। यदि स्टार्टिंग में सेल के अंदर जो डीएनए है इसकी काउंट 2C है, तो जब सेल डिवीजन में जाएगी तो ये डीएनए डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C। और ऐसा 11th क्लास के चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग ऐसा होता है सेल साइकिल की एस पेज में। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि डीएनए डबल कैसे होता है। डीएनए डबल होने का मतलब है डीएनए अपने सिमिलर एक कॉपी बनाता है। तो डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो इस प्रोसेस को हम पहले इसके एंजाइम्स देखेंगे, इसकी मशीनरी देखेंगे। बट एंजाइम और मशीनरी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्टार्टिंग में डीएनए रेप्लिकेशन को किसने एक्सप्लेन किया था और किस टाइप की प्रोसेस होती है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन तो सिंपल सा हो गया, डीएनए से सिमिलर डीएनए बनना है, उसको रेप्लिकेशन बोल देते हैं। ओके, इसको एक्सप्लेन किया था वॉटसन एंड क्रिक। वही 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसको भी एक्सप्लेन किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। और सेम रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो भी वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन की थी। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना, एक है वॉटसन, दूसरे है क्रिक। ओके, प्रोसेस को समझने से पहले एक वर्ड को समझना जरूरी है, टर्म है टेम्पलेट स्टैंड। ये टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है इसको समझना। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फ्लोर की डिजाइनिंग अलग है, सेकंड फ्लोर की डिजाइनिंग अलग है और थर्ड फ्लोर की डिजाइनिंग भी अलग है। तो कोई भी नया कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो एक नई बिल्डिंग बनाना चाहता है। तो नया बिल्डिंग का जो ओनर है, अभी बिल्डिंग बनी नहीं है बट जो बनवा रहा है वो उसका ओनर होगा। तो जो ओनर है वो ये चाहता है कि मेरी बिल्डिंग ए के एग्जैक्टली सिमिलर हो। तो जो बिल्डिंग बनाने वाले होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बिल्डिंग को देखने के लिए जाएंगे, उसकी जो भी मेकिंग है, उसके अंदर जो भी डिजाइनिंग है, उनको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद उसके सिमिलर बिल्डिंग बनाएंगे। अदरवाइज जो भी वर्कर है उन्होंने बिल्डिंग ए को नहीं देख रखा, फिर उनको बोला जाए कि एक वैसी बिल्डिंग है उसके सिमिलर बना दो, तो कहीं ना कहीं गलती के चांसेस होते हैं, कहीं ना कहीं एरर हो सकता है। बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने देख नहीं रखा, तो उनको क्या पता कौन से फ्लोर की डिजाइनिंग कैसे है, कौन से फ्लोर पे कितने रूम है, कितने उसके अंदर वेंटिलेशन है। तो सबसे पहले उसको देखना जरूरी होता है। तो इसका मतलब जो बिल्डिंग ए है, ये बिल्डिंग बी के जो वर्कर है, बिल्डिंग बी को बनाने वाले जो वर्कर है, उनके लिए हो गया टेम्पलेट। पहले से डिसाइडेड एक फिक्स टेम्पलेट हो गया, या ऐसा बोल सकते हो पहले से डिसाइडेड एक फिक्स मैप हो गया। जब भी नई बिल्डिंग बनेगी उसके सिमिलर बनेगी। सेम ऐसा का ऐसा डीएनए में होता है। एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए के अंदर हम जानते हैं टोटल 2 स्ट्रैंड होता है। एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, दूसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। ओके, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल सा लॉजिक है, एडेनिन के सामने थाइमिन होगा और ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री, जब भी डीएनए के रेफरेंस में हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज करेंगे, हमारे माइंड में होना चाहिए एडेनिन के साथ थाइमिन अटैच होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन के साथ साइटोसिन अटैच होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। अदरवाइज दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। ओके, तो जब इस डीएनए से नया डीएनए बनता है
तो सबसे पहले क्या होता है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो इस जो पेरेंटल डीएनए है इसको हम बोल देते हैं पीडीएनए। पेरेंटल डीएनए में दोनों स्ट्रैंड की जो भी सीक्वेंस है, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस है, वो एग्जैक्टली सिमिलर है, वो एग्जैक्टली सिमिलर है। तो जब भी नए बेस पेयर आके अटैच होंगे, नए बेस पेयर आके अटैच होंगे, इनके ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। तो यदि पेरेंटल डीएनए में एडिनिन है तो इसके सामने थाइमिन आ जाएगा, इस तरीके से एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ग्वानिन है तो साइटोसिन आ जाएगा। सेम जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसके भी कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड बनेगा, और इनकी डायरेक्शन जस्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड की रिवर्स होगी। ओके, हुआ क्या, जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, नया डीएनए बन रहा है, नया डीएनए को पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रैंड चाहिए। प्री डिफाइंड स्ट्रैंड कौन सा होता है, पेरेंटल डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो प्री डिफाइंड स्ट्रैंड होते हैं, बिकॉज उनके अंदर प्री डिफाइंड नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस होती है। जो भी नया डीएनए बनेगा वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ये जो प्री डिफाइंड सीक्वेंस है इनको बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, बात क्लियर है। बिल्डिंग के केस में जो फर्स्ट वाली बिल्डिंग जो ऑलरेडी बनी हुई थी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड थी, तो यहाँ पे भी जो ऑलरेडी स्ट्रैंड बने हुए हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गए। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द टर्म दैट रेफर टू द स्ट्रैंड यूज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। बिल्डिंग बनाने के लिए वर्कर्स होते हैं, सेम डीएनए से डीएनए बनाने के लिए एंजाइम्स होते हैं। इनको जो एंजाइम्स होते हैं उनको रेप्लिकेशन प्रोसेस के वर्कर बोल सकते हो। तो जो वर्कर्स होंगे वो पहले से प्रेजेंट जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर वर्क करते हैं और सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं। ओके, तो डीएनए से डीएनए बनता है, डबल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड बनेंगे, तो दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करेंगे। रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करेंगे। बट जब डीएनए से आरएनए बनता है, हम जानते हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा। दोनों प्रोसेस में मेजर डिफरेंस होता है, इसको याद रखना। ओके, फिर बात करते हैं किस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड रेप्लिकेट होते हैं, उसको समझते हैं। टू स्ट्रैंड दोनों अलग अलग होंगे, एक नया स्ट्रैंड बनेगा, एक नया स्ट्रैंड बनेगा। सबसे पहले अलग अलग हो गए, फिर नया स्ट्रैंड बनेगा। वो नए वाले स्ट्रैंड पहले वाले जो डीएनए के स्ट्रैंड है उनके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जो पहले से जो प्रेजेंट है उनको मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है और जो नए बने उनको ग्रीन कलर से दिखा रखा है। तो फाइनल जब हम रिजल्ट देखते हैं, जो न्यू डीएनए है उनके अंदर हाफ पार्ट पेरेंटल डीएनए का है और हाफ पार्ट नया बना है। इसका मतलब उनका जो आधा पार्ट है वो पहले से कंजर्व है, जो पेरेंट्स में है उसके सिमिलर है, बट हाफ जो पार्ट है उसका जो नया वाला स्ट्रैंड है वो टोटली न्यू है। फाइनली ये रिजल्ट निकल के आता है कि जो नया स्ट्रैंड बनता है, नया जो डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड नया है, एक स्ट्रैंड नया है। इस डीएनए को बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए, और ये जो प्रोसेस होती है, ये जो स्कीम होती है, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इन केस ऐसा होता दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग नहीं होते, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग नहीं होते, साथ ही अटैच रहते, फिर डीएनए बनाते। तो फिर कैसा डीएनए बनता, फिर जब प्रोसेस होती एक डीएनए ग्रीन कलर वाला होता, पूरा का पूरा नया बनता, और दूसरा वाला सेम पेरेंट के जैसे ब्लू कलर का होता है। ये इसमें देखो, एक ये कंजर्व है, दूसरा कंजर्व नहीं है, ये प्रोसेस अलग हो जाती है। तो ध्यान रखना, डीएनए में एक स्ट्रैंड कंजर्व रहता है, दूसरा कंजर्व नहीं रहता। कंजर्व का मतलब है ऑलरेडी डिफाइन होता है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ओके, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है मैसेल्सन, दूसरे स्टोल, मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल। इन्होंने क्या किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है या नहीं होता है, इसको एक्सप्लेन किया था एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंट किया था, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या एक्सपेरिमेंट है उसको समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है। अब डीएनए में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर शुगर होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होता है, और इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है। नॉर्मल 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम जानते हैं। 3 कंपोनेंट, जब भी नया डीएनए बनेगा तो डीएनए के ये कंपोनेंट चाहिए होंगे। इट मीन्स प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा,
ये रॉ मटेरियल मिलेगा जिस मीडियम के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। बैक्टीरिया को हम लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहे हैं, एक हमारे पास पेट्री डिश है, उस पेट्री डिश में ग्रो करवा रहे हैं। तो बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, बिकॉज न्यूट्रिशन से बैक्टीरिया की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन सोर्स के रूप में हम यूज करते हैं, यहाँ पे एज ए न्यूट्रिशन सोर्स हम यूज करते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। बट यहाँ पे ध्यान देना बेटा जी, जो नाइट्रोजन होता है वो N15 है। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, एक N15 एक N14। तो जो 15 है उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, 14 का मोलिकुलर वेट कम है। तो जब हम ई कोलाई को रेप्लिकेट करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में मीडियम यूज कर रहे हैं N15 वाला अमोनियम क्लोराइड। तो जब भी नया डीएनए बनेगा ई कोलाई का, उसके अंदर N15% होगा। तो देखो ये जो नया डीएनए बना है, नए जो दो ई कोलाई बनेंगे, दो बैक्टीरिया बनेंगे, उनके अंदर जो डीएनए होगा वो N15 वाला डीएनए होगा, दोनों के अंदर N15 वाला डीएनए होगा। तो N15 इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, इसको बोल देते हैं हैवी डीएनए। और जो N14 वाला डीएनए है इसका मोलिकुलर वेट कम होता है, इसको बोल देते हैं लाइट डीएनए। तो सबसे पहला स्टेप अपना ये हो जाएगा कि हम बैक्टीरिया को कंटिन्यूस 3 to 4 जनरेशन, जब तक बैक्टीरिया में 3 to 4 टाइम रिप्रोडक्शन नहीं हो जाता, हम बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड, बट नाइट्रोजन होना चाहिए उसमें N15 वाला, पर्टिकुलर अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो करेंगे। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो हैवी डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर N15% होता है, बिकॉज नाइट्रोजन बेस चाहिए, तो नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 14 की जगह 15 वाला डीएनए में एंटर कर जाता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसका कंप्लीट डीएनए N15 वाला। इसके जो दोनों स्टैंड है, दोनों स्टैंड में N15% है, दोनों स्टैंड में N15% है। ओके, फिर अगला स्टेप अपना क्या हो जाएगा, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो डीएनए है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो डीएनए है वो सारा का सारा N15 वाला डीएनए है। ये देखो N15 वाला डीएनए, जिसको रेड कलर से दिखा रखा है। कलर पे स्पेशली फोकस करना, बिकॉज कलर के बेसिस पे जो स्टैंड है उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ओके, फिर हमें कैसे पता चला कि ये डीएनए N15 वाला है या नहीं है, तो एक प्रोसेस यूज करते हैं। प्रोसेस का नाम होता है डेंसिटी ग्रेडियंट। प्रोसेस का नाम होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये क्या होता है समझना, एक मशीन है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर हम डीएनए को डाल देते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया को डाल देते हैं, और इसके अंदर हम एक मीडियम डाल देते हैं CaCl, सीजियम क्लोराइड मीडियम। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में कुछ टाइम तक प्रोसेस चलेगी। उसके बाद जब हम इस ट्यूब को देखते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, तो इसके अंदर में एक डीएनए मिलता है। वो डीएनए इस ट्यूब के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है, वो होता है N15 का डीएनए, हैवी डीएनए है। बिकॉज जो हैवी, जिसका मास ज़्यादा होता है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगता है, तो वो लोअर साइड में चला जाएगा, और जो लाइट वाला होगा वो अपर डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, हम जानते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे N15 का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो N15 नीचे होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं N15 वाले को N14 से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ध्यान देना यहाँ पे जो N15 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ओनली इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है, उसी बेसिस पे हम इसको N14 से अलग करेंगे। और जो टेक्निक यूज करेंगे उसका नाम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है बट उसके अंदर जो मीडियम यूज हो रहा है वो है सीजियम क्लोराइड मीडियम। ओके, फिर क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया था हमारा उसके अंदर N15 वाला डीएनए प्रेजेंट था, उसको 20 मिनट तक एक नए मीडियम N14 मीडियम में ग्रो करवाते हैं। एक नया मीडियम है जो है N14 मीडियम। N14 ये भी अमोनियम क्लोराइड है बट इसके अंदर नाइट्रोजन 14 वाला है, उसमें 20 मिनट तक ग्रो करवाते हैं। 20 मिनट तक इसलिए ग्रो करवा रहे हैं बिकॉज आफ्टर 18 मिनट जो बैक्टीरिया का डीएनए वो डबल हो जाता है, और आफ्टर 20 मिनट एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया में जो डीएनए बना उसको जब देखते हैं तो पता चलता है उसके अंदर एक स्टैंड ग्रीन वाला है और दूसरा रेड वाला। रेड मतलब पहले जो स्टैंड था वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2 डीएनए बने, 2 बैक्टीरिया बने, दोनों के अंदर जो
डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड पेरेंट के जैसा है, दूसरा नया बना है। जो नया स्ट्रैंड बना है उसके अंदर एन डीएनए नाइट्रोजन 14 प्रेजेंट है, बिकॉज हमने मीडियम यूज किया था नाइट्रोजन 14। इस टाइप का जो डीएनए होता है इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो ये हैवी डीएनए, देखो हैवी डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है 0 पे, ये 0 से थोड़ा अपर डायरेक्शन में, इसको 1 मान देते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 0 1 2 0 1 2 0 1 2, तो ये 1 पे प्रेजेंट है, बिकॉज ये जो डीएनए है इसका मोलिकुलर वेट स्टार्टिंग का जो हैवी डीएनए था उससे कम है। हैवी डीएनए में दोनों नाइट्रोजन 15 वाले थे, इसके अंदर एक नाइट्रोजन 15 वाला है और दूसरा 14 वाला है, इसका मोलिकुलर वेट कम हो गया। इस डीएनए को हम बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए। सेम प्रोसेस को जब हम 40 मिनट तक कंटिन्यूस रखते हैं तो बैक्टीरिया के जो 2 बैक्टीरिया थे फर्स्ट जनरेशन में, इसको बोल देते हैं फर्स्ट जनरेशन में 2 बैक्टीरिया थे, वो फिर आगे 2 से 4 बनाएंगे, 2 सेल 4 में डिवाइड हो जाएगी। फाइनली जो डीएनए बना है इसके अंदर भी सेम प्रोसेस हुई। सबसे पहले डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, फिर दोनों एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं और वहां पे नया डीएनए बनता है। तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा जनरेशन सेकंड में, उसके अंदर 2 डीएनए मॉलिक्यूल हाइब्रिड है, 2 बैक्टीरिया हाइब्रिड है और 2 बिल्कुल नए वाले बैक्टीरिया है। नया वाला डीएनए वो डीएनए N14 का लाइट डीएनए है, बिकॉज होता क्या है यहाँ पे देखना, इस डीएनए को हम लेते हैं, एक स्ट्रैंड हो गया ये N15 का, दूसरा स्ट्रैंड हो गया N14 का, N14 येलो कलर को मैं N14 वाला बोल रहा हूं। तो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले दोनों अलग अलग होंगे, तो एक येलो वाला आ गया, दूसरा ब्लू वाला आ गया, दोनों अलग अलग हो गए, ये N15 है और येलो वाला अपना N14 है। मीडियम प्रेजेंट है N14 वाला, तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो हो जाएगा N14 वाला, ये देखो N14 वाला। फाइनल जो रिजल्ट निकला उसके अंदर 4 स्ट्रैंड होंगे बट उसमें से 2 पेरेंटल है, तो यहाँ पे पेरेंट क्या है F1 जनरेशन वाला, जो जनरेशन 1 है ये एज ए पेरेंट वर्क करता है। तो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है उसके अंदर 2 लाइट डीएनए है, 4 में से 2 डीएनए लाइट है, 4 में से 2 डीएनए लाइट है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। 2 हाइब्रिड है बिकॉज उसके अंदर एक N14 का स्टैंड है, N15 का स्टैंड है, ये हो गया 2 हाइब्रिड। तो जब आपको रेशियो पूछा जाए F1 जनरेशन, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, रेशियो की बात कर लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोसेस से पता चल गया कि दोनों स्टैंड अलग अलग होते हैं, फिर नए स्टैंड उस पर बनते हैं, तो जो नया डीएनए बनता है उसमें एक स्टैंड पेरेंट के जैसा होता है, तो आधा वाला जो डीएनए है, हाफ जो डीएनए वो ऑलरेडी कंजर्व है, पेरेंट के जैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, जो नया बनता है वो टोटली नया बनता है। तो फाइनली क्लियर हो गया, जो प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। इन केस दोनों स्टैंड कंजर्व रहते एक ही डीएनए में, अलग अलग में नहीं, एक ही में, दोनों स्टैंड एक ही डीएनए में चले जाते, एक ही बैक्टीरिया में चले जाते, वो प्रोसेस होती कंप्लीटली कंजर्वेशन। बट यहाँ पे दोनों बैक्टीरिया में अलग अलग स्टैंड आते हैं, एक स्टैंड एक में चला जाता है, दूसरा दूसरे में चला जाता है, और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में नया स्टैंड बनता है वो पूरा का पूरा नया होता है। तो ये हो जाती है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ये एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के बनते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, जनरेशन 1 में आपको रेशियो बताना है, N14 N15 रेशियो N15 N15। ये ऐसा पूछ सकते हैं आफ्टर 20 मिनट, बैक्टीरिया को हम ग्रो करवा रहे हैं NH4Cl 14 वाले मीडियम में, तो आफ्टर 20 मिनट N14 N15 और N15 N15, इट मीन्स हाइब्रिड डीएनए और हैवी डीएनए का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इस जनरेशन में फोकस करो, दोनों के दोनों डीएनए हाइब्रिड है, ये वाले 0 है, तो रेशियो हो गया 2:0। जनरेशन 2 में रेशियो पूछ लेते हैं, तो N14 N15 रेशियो N15 N15। तो देखो ये कितने हैं, N14 N15 वाले ये 2 है और ये भी 2 है, रेशियो हो गया 1:1। तो रेशियो पूछा जाता है। जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में आपको पूछा जाए हैवी डीएनए कितना है, तो हैवी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, या तो हाइब्रिड होगा या लाइट होगा, हैवी 0 हो जाएगा। तो इस रेशियो में आपको एक एक्स्ट्रा रेशियो ऐड करना पड़े हैवी डीएनए का। तो ध्यान रखना ओनली पेरेंटल जनरेशन में
हैवी डीएनए प्रेजेंट है, ओनली पेरेंटल जनरेशन में हैवी डीएनए प्रेजेंट है। इसके अंदर हैवी डीएनए नहीं है तो यहाँ पर हैवी डीएनए का रेशियो हमेशा 0 आएगा। ओके, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपको मोर देन 2 जनरेशन के क्वेश्चन पूछे जाए, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन के क्वेश्चन पूछे जाए और रेशियो में पूछा जाए लाइट रेशियो हाइब्रिड, लाइट रेशियो हाइब्रिड, तो याद रखना जितने भी टोटल डीएनए होंगे उसके अंदर ओनली 2 डीएनए हाइब्रिड के हैं, बाकी बचे हुए सारे लाइट के हैं। तो आफ्टर 3 जनरेशन आपको पूछे तो टोटल डीएनए कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 से आप टोटल बैक्टीरिया की काउंट निकाल सकते हो। तो 3rd जनरेशन 2 की पावर n रूल होता है, उसके अंदर n मतलब जनरेशन की काउंट, तो 3 जनरेशन 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8। तो 8 में से सीधा सीधा 2 हाइब्रिड है, रिमेनिंग जो 6 है वो हो जाएंगे लाइट। रेशियो आ जाएगा 3:1 का। यही रेशियो आपको पूछा जाए आफ्टर 5 जनरेशन, आफ्टर 5 जनरेशन यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 × 2 × 2, 8 × 2 16 × 2 32, 32 में से 2 ये हो गए, रिमेनिंग बचे 30 ये हो गए। रेशियो कितना हो गया 15:1 का। ओके, इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हो। आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। पॉइंट क्या है कि आफ्टर 1 जनरेशन, आफ्टर 1 जनरेशन या ऐसा बोल सकते हो आफ्टर पेरेंटल जनरेशन, आफ्टर पेरेंटल जनरेशन always number of hybrid DNA is 2। हाइब्रिड डीएनए हमेशा 2 होंगे। 5 जनरेशन में भी 2 होंगे, 5 जनरेशन में टोटल 2 बनते हैं, दोनों के दोनों हाइब्रिड है। सेकंड में भी 2 होंगे, थर्ड में भी 2 होंगे, फोर्थ में भी 2 होंगे। तो इस तरीके से आपके लिए रेशियो निकालना इजी हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखते हो तो आपके लिए रेशियो निकालना इजी हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। सेम ऐसा का ऐसा एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेलर। इन्होंने सेम ऐसा का ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक प्लांट है जिसका नाम है विशिया फवा, जिसको बोलते हैं फवा बीन, राजमा जो आप खाते हो, राजमा चावल, तो जो बीन होते हैं एक स्पेशल वैरायटी है बीन की, विशिया फवा, उसके अंदर सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। बट यहाँ पे इन्होंने N15 मीडियम या N14 मीडियम यूज नहीं किया, इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। तो स्टार्टिंग में हम विशिया फवा का जो सेल्स है, विशिया फवा की जो सेल्स है उसको थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के मीडियम में ग्रो करवाते हैं। तो इसका जो डीएनए होता है उसके अंदर जो थाइमिन होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो एक्टिव का फायदा ये हो जाएगा, अब हमें डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज नहीं करना पड़ेगा। अब हम ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक या एक्सरे टेक्निक के थ्रू इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, सेम एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव जो प्रोसेस होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था टेलर ने। यूज किया था एक प्लांट विशिया फवा, और जो मीडियम यूज किया था उसके अंदर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन प्रेजेंट था। ओके, मैसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हैवी अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट था, नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट था। बट टेलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर विशिया फवा जो प्लांट है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और जो रॉ मटेरियल था वो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन था। तो थाइमिडीन है तो हम जो ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक है उसका यूज करके हम डीएनए का जो स्टैंड होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, रिजल्ट सिमिलर था। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है ये हमारी समझ आ गया। डीएनए के दोनों स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी पता चल गया, 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे, एक हमने डायग्राम के थ्रू समझा, दूसरे का हमें ओनली डेटा याद रखना। ओके, अब मशीनरी देख लेते हैं या एंजाइम्स देख लेते हैं, जो भी मैकेनिज्म होगी उसके अंदर जो एंजाइम्स यूज होते हैं एंजाइम्स देख लेते हैं और मशीनरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर जब प्रोसेस होती है, प्रोसेस इट मीन्स डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो जो एंजाइम यूज होते हैं उन एंजाइम को समझते हैं। एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं। एक एंजाइम होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं बट मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, उसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले एंजाइम होता है हेलिकेज, इसको समझते हैं, ये हेलिकेज क्या है।
एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या है? हेलिकेज का सिंपल सा फंक्शन है, ये क्या करता है, जो पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए ये हो गया पेरेंटल डीएनए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा इस तरीके से, और डीएनए को एक वाई शेप में ओपन करेगा, वाई शेप में ओपन करेगा। डीएनए बहुत बड़ा है, एक साथ सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, और एक साथ बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो फिर से उसमें बाइंडिंग हो जाती है। इसीलिए प्रोसेस को इजी बनाने के लिए एक एंड से, डीएनए के दोनों एंड से नहीं, ओनली सिंगल एंड से डीएनए को ओपन करते हैं। ओपन कैसे करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कौन करेगा? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ओपन करेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, डीएनए वाई शेप में ओपन हो जाता है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क नाम याद रखना, अनवाइंडिंग से जो स्ट्रक्चर निकल के आती है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। हेलिकेज का काम कंप्लीट हो गया। अब डीएनए भी हेलिकली सुपर कोइल्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, तो जैसे जो स्ट्रिंग होती है, जो रस्सी होती है, उसके जैसा होता है। तो जब भी स्ट्रिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर टोटल 3 फिलामेंट्स है, 3 पार्ट है इक्वल, उनसे स्ट्रिंग मिलके बनती है। तो जैसे ही स्ट्रिंग के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम अलग अलग करते हैं, तो स्ट्रिंग में जहाँ से हमने उसको ओपन किया वहाँ पे उसमें टेंशन जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही हम जो स्टैंड है उनको फिर से फ्री करेंगे, फिर से जो स्ट्रिंग है वो कोइल्ड हो जाएगी, फिर से स्ट्रिंग कोइल हो जाएगी। सेम ऐसा डीएनए में भी होता है। डीएनए को ओपन तो कर दिया, हेलिकेज ने बॉन्ड को कट कर दिया, डीएनए को ओपन कर दिया वाई शेप में, बट ओपन करने की वजह से डीएनए में टेंशन जनरेट हो गया, यहाँ पे टेंशन जनरेट हो गया, तो टेंशन को भी कम करना पड़ेगा, अदरवाइज डीएनए फिर से क्लोज होने लगता है। तो टेंशन को कौन कम करेगा? टेंशन को कम करने वाला एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज। तो नाम याद रखना, जैसे ही हेलिकेज एंजाइम डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इंस्टेंटली जो टेंशन जनरेट होता है उस टेंशन को, अवर बाइंडिंग की वजह से जो टेंशन जनरेट होता है उस टेंशन को कौन रिलीज करता है? टेंशन बोल सकते हो या स्ट्रेन बोल सकते हो, उसको रिलीज करता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। अब हमने ओपन तो कर दिया, जैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी रस्सी को ओपन करते हैं, उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको अलग करते हैं, तो 2 पर्सन या हम अपने दोनों हाथ से उनको अलग अलग पकड़ के रखते हैं। जैसे ही उनको हम फ्री करेंगे वो फिर से कोइल हो जाती है, फिर से पैक हो जाती है। तो डीएनए में भी ऐसा ही हो रहा है। तो दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग पकड़ना होगा। ये पकड़ने का काम कौन करेगा? एक जगह स्टेबल करने का काम कौन करेगा? स्ट्रिंग को स्टेबल हमारे हैंड करते हैं, हम अपने हाथों से स्ट्रिंग को अलग अलग पकड़ के रखते हैं, बट डीएनए के केस में हमारे हाथ अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे ये काम करेगी। एक प्रोटीन है जिसका नाम है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ध्यान रखना, एक एंजाइम जिसने कट किया, कट करते ही टेंशन जनरेट हुआ, टेंशन को रिलीज करने के लिए आ गया टोपो आइसोमरेज। टेंशन को रिलीज तो कर दिया, बट जो स्टैंड है वो फिर से कोइल हो रहे हैं, उनको स्टेबल रखना है। स्टेबल रखने के लिए एक एंजाइम, एक प्रोटीन आ गई, उसका नाम है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। ओके, तो टोटल 3 जो एंजाइम्स है उसमें से 2 एंजाइम, एक प्रोटीन, उसका हमें पता चल गया। हेलिकेज ब्रेक करेगा, एसएसबी उनको स्टेबल करेगी, रेप्लिकेशन फोर्क में ओपन रखेगी, और टोपो आइसोमरेज टेंशन को रिलीज करेगा। ये रिलीज कैसे करता है? शुगर फॉस्फेट शुगर, इसके बीच में एक ही बॉन्ड होता है, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो टेम्परेरी ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और टोपो आइसोमरेज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो टेंशन रिलीज हो जाएगा। अब इजीली डीएनए ओपन कंडीशन में रहेगा एक सिंगल एंड से। ओके, वाई शेप में, रेप्लिकेशन फोर्क जिसको बोलता हूँ। फिर एक एंजाइम आता है प्राइमेज। ये क्या करता है? जो हमने डीएनए को ओपन किया है एक एंड से रेप्लिकेशन फोर्क में, 3' to 5', 5' to 3', 5' to 3', प्राइमेज एंजाइम आएगा और एक छोटा सा फ्रेगमेंट, आरएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट, इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर ऐड करेगा, बट इसकी कंडीशन क्या है? ये जो ओपन या फ्री जो 3' एंड उसी पे अटैच करता है, तो यहाँ पे अटैच करेगा ये प्राइमर, और इसके सामने बना देता है 5', 3' के सामने 5' एंड बना देता है। तो ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले स्टैंड में
5 प्राइम इधर ऑलरेडी है, तो 5 प्राइम के सामने 5 प्राइम नहीं बन सकता, तो 5 प्राइम इधर बनेगा, ये बन गया 5 प्राइम। तो प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर आरएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, आरएनए है तो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होगा। सबसे पहले ये ओपन रेप्लिकेशन होके 3 प्राइम एंड पे जाके अटैच होता है और 5 प्राइम एंड का फॉर्मेशन करता है। फिर एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या करता है, डीएनए का आगे रेप्लिकेशन करता है, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लियोप्लाज्म में अवेलेबल है वो आके अटैच होंगे इस तरीके से, और जो स्टैंड है वो नया बन जाएगा, दोनों स्टैंड, यहाँ पे भी स्टैंड बनेंगे, यहाँ पे भी स्टैंड बनेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस का। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूस स्टैंड को रेप्लिकेट करता है, स्टैंड को इलोंगेट करता है। जिस स्टैंड को प्राइमर ने स्टार्ट किया है ये उसको आगे कंटिन्यूस कंप्लीट करेगा। एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये क्या करता है, आफ्टर रेप्लिकेशन पूरा हो गया, सारा का सारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया, बट अभी भी प्राइमर प्रेजेंट है, तो डीएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, यूरेसिल को रिमूव करेगा, यूरेसिल की जगह पे थाइमिन अटैच करेगा, यूरेसिल को रिमूव करेगा, यूरेसिल की जगह पे थाइमिन अटैच करेगा, और पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे डीएनए में कोई चेंज आ गया उसको सही कर देगा। ओके, प्रूफ रीडिंग करता है। फिर आता है डीएनए लाइगेज, ये क्या करता है, इसका भी फंक्शन समझ आएगा, बट इसके फंक्शन को समझने के लिए हमें प्रोसेस को देखना होगा। ओके, तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये मेन एंजाइम होता है, मेन एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, मेजर रोल इसी का होता है। प्रोकैरियोटिक के केसेस में ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यूकैरियोटिक के केस में ये 5 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। आपको ओनली ये टाइप के नाम याद रखने हैं, इनके अलग अलग फंक्शन याद नहीं रखने। फंक्शन किसका याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का और थर्ड का। फर्स्ट क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा, थर्ड क्या करेगा, प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड को अटैच करेगा। यदि एडेनिन है टेम्पलेट स्टैंड में उसके सामने थाइमिन ऐड करेगा, और थाइमिन है उसके सामने एडेनिन, ग्वानिन है उसके सामने साइटोसिन, और जो नए न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बनाएगा, तभी जाके कंप्लीट स्टैंड बनता है। ओके, एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना, ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, इसको आप डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी बोल सकते हो, बिकॉज ये एंजाइम रेप्लिकेशन के लिए टेम्पलेट पे डिपेंड करता है। टेम्पलेट क्या है, डीएनए, तो डीएनए पे डिपेंड करता है। ये हमेशा पॉलीमराइजेशन करता है या रिएक्शन करता है एक ही डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये इसकी एक प्रॉब्लम है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रोसेस करेगा। तो डीएनए का जो 3 प्राइम वाला ओपन है उसके सामने 5 प्राइम बन रखा है, तो यहां से प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। बट दूसरे स्टैंड में 5 प्राइम है उसके सामने 3 प्राइम से स्टार्ट नहीं करेगा, जो उससे थोड़ी दूर पहले ये 3 प्राइम बना है यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा। तो ये हमेशा रेप्लिकेशन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ओके, ये जो एंजाइम है बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट कैसे, बहुत बड़ा डीएनए 2.2 मीटर लेंथ का कंप्लीट डीएनए को जब हम एवरेज निकालते हैं, ई कोलाई का जो डीएनए होता है, बात करते हैं ई कोलाई के डीएनए की, तो ई कोलाई का जो डीएनए होता है, ई कोलाई का डीएनए उसके अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं और उसको 18 मिनट में रेप्लिकेट कर देता है। तो जब हम रेशियो निकालते हैं, दैट मीन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर बनाता है, 2000 बेस पेयर को डीएनए के स्टैंड के साथ अटैच कर देता है। 18 मिनट में ई कोलाई का डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। इस बेसिस पे हम पर सेकेंड बेस पेयर की काउंट निकाल सकते हैं। इतनी स्पीड से काम कर रहा है, स्पीड से भी काम करता है तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, ये फास्ट नहीं है, फास्ट तो है ही, इसके अलावा इसका एक और फीचर है, बट दे ऑल्सो हैव टू कैटालाइज द रिएक्शन विथ ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी भी हमेशा सेम होती है, हाई एक्यूरेसी होती है। जब भी ये डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा कभी भी उसमें एरर नहीं हो सकते, डीएनए में एरर नहीं हो सकते। सोचो यदि डीएनए में एरर हो गया तो म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन ज़्यादा हो गया तो ई कोलाई का जो बच्चा होगा वो ई कोलाई जैसा नहीं होगा, ह्यूमन का जो बेबी होगा वो ह्यूमन के जैसा नहीं होगा, उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन जनरेट हो जाती है।
तो रेप्लिकेशन के टाइम पे एक्यूरेसी होनी चाहिए और प्रोसेस को भी स्पीड से होना चाहिए। यदि ज़्यादा टाइम लगेगा तो ई कोलाई जब तक रिप्रोडक्शन करेगा डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। ओके, ध्यान रखना इसके दो फीचर्स हैं, एक तो हाई एक्यूरेसी, दूसरा हाई स्पीड। हाई एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और फास्ट, हाई स्पीड से वर्क करता है। स्पीड भी याद रखना 2000 बेस पेयर पर सेकंड ये रेप्लिकेट करता है। ओके, फिर देख लेते हैं रॉ मटेरियल में और क्या क्या आता है। रॉ मटेरियल में एंजाइम के अलावा और भी होता है। एंजाइम के अलावा न्यूक्लियोटाइड चाहिए हमें, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड भी कौन से, डीएनए बन रहा है तो डीऑक्सी वाले चाहिए, बिकॉज डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आएंगे, तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आते हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, न्यूक्लियस, यदि ये ई कोलाई के रेफरेंस में हम पढ़ते हैं तो ई कोलाई के रेफरेंस में न्यूक्लियस नहीं होगा, बिकॉज ई कोलाई एक बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें ऐसे नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, इसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो ये न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इस साइटोप्लाज्म में ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो डीएनटीपीज, डीएनटीपीएस, ये प्रेजेंट होता है। ये क्या होगा इसको समझना, ये क्या है, एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड है, बट न्यूक्लियोटाइड में एक सिंगल फॉस्फेट होता है, इनमें ट्रिपल फॉस्फेट है। ट्रिपल फॉस्फेट होने से फायदा क्या होगा, जब भी डीएनए का जो टेम्पलेट स्टैंड है 5' to 3', 3' to 5', तो यहाँ पे 3' बना, यहाँ पे 5' बना, 3' नहीं बनेगा, 5' बनता, 5' बना, आरएनए प्राइमर अटैच हो गया। आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड कहाँ से मिलेंगे, इसके अंदर ट्राइफॉस्फेट वाले प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं ट्राइफॉस्फेट, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें से 2 फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं तो बनेगा हमारे पास AMP+2 फॉस्फेट। एटीपी हम जानते हैं क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज केमिकल होता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो एटीपी को ब्रेक करेंगे, एटीपी को ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी के साथ साथ एएमपी मिलेगा। ये एमपी क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड तो प्रोसेस में यूज हो जाता है। आगे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनता है, उसके अंदर एज ए सबस्ट्रेट यूज हो जाता है, एज ए सबस्ट्रेट यूज हो जाता है या एज ए सब्सटेंस यूज हो जाता है। एनर्जी निकलती है, इसका क्या यूज है, तो बेटा जी ये डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है ये एंजाइम के थ्रू कंप्लीट हो रही है। एंजाइम को रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, अदरवाइज एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो सकते। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी मिलेगी ट्राइफॉस्फेट वाले जो डीएनटीपीज होते हैं, इनसे एनर्जी मिलेगी। तो फाइनली एक पॉइंट निकल के आता है, ये पॉइंट याद रख लेना। यदि आपको ये पॉइंट याद है तो 2 नंबर आपके या 1 नंबर आपका सिक्योर हो गया, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो डीएनटीपीज होते हैं, डीएनटीपीज, इनका ड्यूअल रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, इनका ड्यूअल रोल या ड्यूअल पर्पज होता है। कौन कौन सा, एक तो एज ए सब्सटेंस वर्क करते हैं। सब्सटेंस कैसे, भाई रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसके अंदर क्या चाहिए, उसके अंदर हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड, वो भी मोनोफॉस्फेट वाले। कौन प्रोवाइड करवाएंगे, ये डीएनटीपीज। कैसे, 2 फॉस्फेट को अलग कर देंगे। तो एक तो सब्सटेंस प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरा जैसे ही फॉस्फेट को रिमूव करते हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी का जो पर्पज होता है उसको भी डीएनटीपीज पूरा करते हैं। तो याद रखना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हमने शॉर्ट में बोला डीएनटीपीज, सर्व एज ड्यूअल पर्पज, इनके डबल पर्पज होते हैं। एक तो एज ए सबस्ट्रेट के जैसे एक्ट करते हैं, दूसरा प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जहां भी एंजाइम यूज होता है वहां डेफिनेटली एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बाहर से नहीं मिलेगी, एनर्जी जो इनके अंदर स्टोर है वही यूज हो जाएगी, तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। ओके, अब प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, प्रोसेस समझते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस या जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करती है। एंजाइम्स का हमें पता चल गया, इसके साथ ही हमें जो भी सबस्ट्रेट होता है उसका भी पता चल गया, एंजाइम की एफिशिएंसी का भी पता चल गया। और आरएनए प्राइमर हमेशा 3' के सामने 5' बनाता है। और ये भी पता चल गया कि जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, उसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में वर्क करता है। जहां भी इसको 5' मिलेगा उसके आगे तो ये रेप्लिकेशन कर देगा, बट इसको 3' मिला उसके आगे ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा। तो हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में ये कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करता है। मैकेनिज्म को हम टोटल 7
पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। वैसे एक्चुअली ऐसे अलग अलग पार्ट्स नहीं होते, बट हम समझने के लिए इसको 7 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या होता है इसको समझ लेना, इसको समझना ये क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जब भी कोई डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, ये जो डीएनए है इसको हमने ओपन किया, ये रेप्लिकेट कर रहा है, तो डीएनए में एक पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन है। फिक्स लोकेशन कैसे, हम जानते हैं ये जो डीएनए होता है, आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। डीएनए सेल के अंदर हमेशा ऐसे सुपर कोइल पोजीशन में होता है। तो जो एंजाइम होता है उसको इसका एंड नहीं मिलता। वैसे तो डीएनए में 2 एंड होते हैं, एक होता है 5 प्राइम वाला, एक दूसरा 3 प्राइम वाला, उसका कॉम्प्लीमेंट्री में 3 प्राइम और 5 प्राइम होता है। बट एंजाइम को ये एंड नहीं मिलते, एंड नहीं मिलते, तो वो स्टार्टिंग से प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, डीएनए में एक स्पेशल लोकेशन होती है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या शॉर्ट में बोल सकते हो ORI रीजन। ORI रीजन ये एक ऐसी लोकेशन है जिसको एंजाइम रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो जब भी एंजाइम को डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, वो ORI लोकेशन से जाके अटैच हो जाएगा और प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ORI से अटैच हो जाएगा, प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है, या जो बैक्टीरियल डीएनए या वायरल डीएनए होता है, वो छोटा डीएनए होता है। तो उस छोटे से डीएनए में एक ही ORI प्रेजेंट होता है, सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट ORI, जिसको रेप्लिकॉन भी बोलते हैं। उसमें एक ही लोकेशन होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की एक ही लोकेशन होती है। इस टाइप के डीएनए को बोलते हैं सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट या रेप्लिकॉन। यूकैरियोटिक का डीएनए बहुत बड़ा डीएनए है, कंपेरिजन देख लो। ई कोलाई का डीएनए 1.34 mm का है, 1.34 मिलीमीटर का है। यूकैरियोटिक का डीएनए 2.2 मीटर लेंथ, मीटर है यहाँ पे, तो इसको mm में कन्वर्ट कर लो। 2.2 इंटू ये हो गया 10⁻3, इतना बड़ा डीएनए है। तो बड़े डीएनए के लिए प्रोसेस को अलग अलग जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मोर देन 1 ORI चाहिए। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या वायरस, इनका जो डीएनए होता है उसमें एक ही ORI प्रेजेंट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही साइट प्रेजेंट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है क्या, ऐसी लोकेशन जहां से एंजाइम अटैच होता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। यूकैरियोटिक का लंबा डीएनए है, तो उसके अंदर मोर देन 1 रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट है, मोर देन 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। इसको बोल देते हैं मल्टी रेप्लिकॉन। तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकॉन ओनली, सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट। यूकैरियोटिक मल्टी रेप्लिकॉन। ओके, ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। सेल का जो साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया के केस में, उसके अंदर डीएनटीपीज पड़े हैं। जो डीएनटीपीज है वो एक्टिवेट नहीं है। हम उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में ये मोनोफॉस्फेट की प्रेजेंस में है, मोनोफॉस्फेट की प्रेजेंस में है, इनके साथ 2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, एंजाइम यूज हो जाएगा फॉस्फोराइलेज। डी एटीपी बनेगी, डी जीटीपी बनेगी, डी सीटीपी, डी टीटीपी। ए से एडिनोसिन, जी से ग्वेनोसिन, सी से साइटिडीन और टी से थाइमिडीन। इस प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी यूज हो गई, तो एक्टिवेट हो गए। जो मोनोफॉस्फेट वाले हैं, जो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट वाले हैं, उन्होंने एनर्जी को यूज किया और ट्राईफॉस्फेट वाले बना दिए। एनर्जी स्टोर हो गई। एनर्जी स्टोर होगी तो हमारे फायदा है आगे। ये जो डीएनटीपीज है ये ड्यूअल पर्पज करते हैं, एक तो सब्सटेंस प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरे एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम सबसे पहले इनको एक्टिवेट कर देते हैं, ये एक्टिवेट हो गए। इसके बाद क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। एक्सपोजर कैसे होगा, एक्सपोजर कैसे होता है, जो ORI साइट है, ORI साइट पे आएगा हेलिकेज एंजाइम, ORI साइट पे आएगा हेलिकेज एंजाइम। मान लेते हैं ये वाली ORI साइट है, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आ गया। हेलिकेज एंजाइम का एक ही फंक्शन है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड पसंद नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड को वो ब्रेक करता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, इसको ओपन कर देता है। ओपन एक स्ट्रक्चर में करता है, वाई शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। ये रेप्लिकेशन फोक बन गया। ये रेप्लिकेशन फोक तो बन गया, बट दोनों स्ट्रैंड अलग अलग नहीं रह सकते, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन जाते हैं, तो उनको स्टेबल करने के लिए एक प्रोटीन आ जाती है जिसको बोलते हैं SSB प्रोटीन। ये SSB प्रोटीन आ गई अपर वाले स्ट्रैंड के लिए भी और लोअर वाले स्ट्रैंड के लिए भी। जैसे ही SSB प्रोटीन ने उनको पर्टिकुलर लोकेशन में स्टेबलाइज किया, उसी टाइम यहाँ पे स्ट्रेन या टेंशन जनरेट हो गया। टेंशन को कम करने के लिए थर्ड एंजाइम आ गया जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। इसको प्रोकैरियोटिक के केस में DNA गाइरेज भी बोल देते हैं। तो ये DNA गाइरेज यहाँ पे आके अटैच होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। बॉन्ड को ब्रेक करते ही जो टेंशन है वो रिलीज हो गया।
ओके, तो ये सेकंड जो थर्ड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले अनवाइंडिंग करना जरूरी होता है। दोनों स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करेंगे, दोनों को अलग अलग करना जरूरी होता है। तो अलग अलग जैसे हम स्ट्रिंग या जो रस्सी होती है उसको अलग अलग करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डीएनए अलग अलग होता है, बिकॉज डीएनए भी रस्सी के जैसा, स्ट्रिंग के जैसा है, हेलिकल है। सबसे पहले हेलिकेज आएगा, देन एसएसबी आएगा, देन टोपोआइसोमरेज आएगा। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। उसके बाद क्या होता है, ये देखो इस स्ट्रक्चर में आपको पता चला जाएगा। एसएसबी भी दे रखा है यहाँ पे, टोपोआइसोमरेज भी दे रखा है। हेलिकेज आगे कंटिन्यूस फंक्शन कर रहा है, स्टार्ट किया था उसने राइट वाले एंड से इसने स्टार्ट किया था, और कंटिन्यूस डीएनए को ओपन कर रहा है। जैसे ही डीएनए ओपन होता है, एक्सपोजर कंप्लीट हुआ, आ जाएगा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर की भी एक ही आदत है, ये क्या करता है, हमेशा 3 प्राइम पे जाके 5 प्राइम बनाता है। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉब्लम है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो उसको 5 प्राइम दिखना चाहिए। ये 5 प्राइम कैसे दिखेगा, 5 प्राइम आरएनए प्राइमर ने, जो प्राइमेज एंजाइम होता है, उसने आरएनए प्राइमर अटैच कर दिया 3 प्राइम पे, उसके सामने 5 प्राइम एंड बन गया। तो फोर्थ स्टेप आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, एक डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, आरएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, जिसको आरएनए प्राइमेज एंजाइम अटैच कर देता है डीएनए के स्टैंड के 3 प्राइम एंड पे, जो ओपन 3 प्राइम एंड है उस पर अटैच कर देता है। और अटैच करते ही वहां पे 5 प्राइम एंड जनरेट हो गया, 5 प्राइम एंड जनरेट हो गया। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन को 5 प्राइम मिल रहा है, तो वहां से वो प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो प्रोसेस स्टार्ट तो हो गई, आरएनए प्राइमर ने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे प्राइमर आके अटैच हुआ था 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम। बट आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होकर बैठे हुए हैं, तो हमें उनसे एनर्जी रिलीज करना है, बिकॉज एंजाइम को एनर्जी भी चाहिए। एंजाइम आएगा फोस्फोफोस्फेटेज, ये इनको ब्रेक करेगा, फोस्फेट रिमूव होंगे टू मोनोफोस्फेट, ये यहाँ पे यूज हो जाएंगे एज ए सबस्ट्रेट, और जो एनर्जी है उसको एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज कर लेगा। तो ड्यूअल पर्पज कंप्लीट हो गया, ये बेस पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो जब तक सारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो जाता, सारे एक साथ काम करते रहेंगे। आगे आगे चल रहा है हेलिकेज, आगे आगे हेलिकेज दौड़ रहा है, वो ओपन कर रहा है। जब भी वो उसको ओपन करता है, उसके पीछे बैठा है एसएसबी प्रोटीन, वो स्टेबलाइज कर देती है। जैसे ही स्टेबलाइज करती है, टेंशन जनरेट होता है। भाई टेंशन को कम करने के लिए टोपोआइसोमरेज बैठा है, टोपोआइसोमरेज जाके टेंशन को कम कर देगा। टेंशन को कम करना है, आपके लिए टोपोआइसोमरेज नहीं है, आपके लिए टेंशन जब भी कम होगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। यदि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपका जो टेंशन, आपका जो स्ट्रेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे डीएनए का टेंशन तो टोपोआइसोमरेज कम कर देता है, बट आपका टेंशन टोपोआइसोमरेज कम नहीं कर सकता। आपका टेंशन कौन कम करेगा, पढ़ाई करो, स्टडी करो, अच्छे से लेक्चर को समझो, अच्छे से नोट्स को पढ़ो, और एनसीईआरटी को पढ़ो, ट्यूशन प्रैक्टिस करो, आपका टेंशन कम हो जाएगा। इतना करते हो तो आपका रिजल्ट निकलेगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा। ओके, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कैजुअली। तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज टेंशन को कम कर देता है। जैसे टेंशन कम होता है, अब ओपन रेप्लिकेशन फोर्क वाई शेप में डीएनए ओपन बैठा है, तो 3 प्राइम को आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो है वो आइडेंटिफाई करता है, उसके सामने आरएनए प्राइमर अटैच कर देता है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, 5 प्राइम बन जाता है। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज को 5 प्राइम दिखता है, वो प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही उसको टेम्पलेट स्टैंड में एडेनिन देखेगा, एडेनिन के सामने थाइमिन अटैच कर देगा, ग्वानिन देखेगा, इसके सामने साइटोसिन अटैच कर देगा। इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूस होगी, रेप्लिकेशन कंटिन्यूस हो रहा है। न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, फाइनली मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में, टीटीपी, जीटीपी और सीटीपी, इनकी प्रेजेंस में डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए एडेनिन के सामने थाइमिन लगाएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, और जो क्लोजली अटैच न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, और जो स्ट्रैंड है वो नया बन जाएगा। तो नया स्ट्रैंड बन गया। स्ट्रैंड तो बन गया, बट स्ट्रैंड के अंदर आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर उसको अलग करना है, बिकॉज डीएनए में आरएनए नहीं हो सकता, आरएनए में होता है यूरेसिल जो आरएनए को अनस्टेबल बनाता है, डीएनए में होता है थाइमिन जो डीएनए को स्टेबल बनाता है। हमें भी तो स्टेबल वाला न्यूक्लिक एसिड चाहिए, हम डीएनए का रेप्लिकेशन देख रहे हैं तो हमें थाइमिन चाहिए। एक एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट,
वो क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा। प्रूफ रीडिंग के टाइम पे जो भी एरर है उनको सही करेगा और यूरेसिल को रिमूव करके उसकी जगह पे थाइमीन ऐड करेगा। ओके, तो थाइमीन ऐड होने से डीएनए स्टेबल हो जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई, बट जब हम रेप्लिकेशन फोर्क को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के सेम मेथड से रेप्लिकेट नहीं हो रहे, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो जो 3' के सामने आरएनए प्राइमर ने 5' बनाया था, यहाँ पे आके ये अटैच हो गया, यहाँ पे आके ये अटैच हो गया, तो इसने 5' बना दिया। तो 5' जैसे ही डीएनए प्राइमेज को दिखता है वो प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, ये कंटिन्यूस करता है। तो जो स्ट्रैंड बनता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड, कंटिन्यूस सिंथेसिस या न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, कंटिन्यूस स्ट्रैंड। कंटिन्यूस स्ट्रैंड के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। बट इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वहां पे फ्री 5' है। 5' के सामने कभी भी प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर है वो आके अटैच नहीं हो सकता। तो आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच होगा, बिकॉज यहाँ पे एक सूडो 3' प्रेजेंट है। इधर 5' हो गया तो उसके बैक साइड में तो 3' ही होगा डेफिनेटली, बट 3' हम बोल नहीं सकते बिकॉज 3' हम वर्ड यूज करते हैं एंड के लिए। तो यहाँ पे एक सूडो 3' एंड प्रेजेंट है, यहाँ पे प्राइमर अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, उसने डीएनए बनाया, डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने डीएनए बनाया। बट ये जो डीएनए बनता है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बनता है, कंटिन्यूस नहीं बन सकता। कंटिन्यूस ऐसे नहीं बन सकता बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर 3' एंड प्रेजेंट नहीं है। तो जो दूसरा वाला स्टैंड है वहां पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, वहां पर डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, और जो स्टैंड बनते हैं उस स्टैंड को बोलते हैं लैगिंग, लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड। जैसे नेटवर्क कभी कभी लैग करता है, नेटवर्क कंटिन्यूस नहीं रहता है, तो जो अपना फोन है वो हैक करता है, हैंग हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो स्टैंड है वो लैग कर रहा है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बन रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बन रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक एंजाइम बचा हुआ है डीएनए लाइगेज, उसका फंक्शन जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके बाद समझ आएगा। तो ये जो छोटे छोटे स्टैंड बने हैं उनको अटैच भी तो कोई करना चाहिए, इनको अटैच कौन करता है? डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ये जो छोटे छोटे स्टैंड होते हैं इनको कंबाइन फॉर्म में बोल देते हैं लैगिंग स्टैंड। बट ये जो फ्रेगमेंट्स है इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड जापानीज वर्ड है, जापानीज वर्ड है, इसको बोलते हैं ओक्का जाकी, ओक्का जाकी फ्रेगमेंट, ओक्का जाकी फ्रेगमेंट। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रॉब्लम है वो हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में वर्क करेगा। यदि उसको 5' फ्री मिल गया तो वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, तो एक स्टैंड कंटिन्यू बनेगा, उसको बोलेंगे कंटिन्यूस स्टैंड या लीडिंग स्टैंड। दूसरा वाला जो स्टैंड है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बनेगा, फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए लाइगेज जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट को अटैच कर देगा तो एक नया स्टैंड बन जाता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कंबाइन फॉर्म में सारे फ्रेगमेंट को मिला के बोल सकते हैं लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड। तो एक साइड प्रोसेस कंटिन्यूस है, दूसरी साइड प्रोसेस डिसकंटिन्यूस है। उसका रीजन भी आपको समझ आना चाहिए, बिकॉज दूसरी साइड ये जो 5' होता है ये टेम्परेरी बनता है और अलग अलग जगह पे प्राइमर आके अटैच हो जाता है, बिकॉज जो प्राइमर है उसको फ्री 3' नहीं मिल रहा, उसको फ्री 5' मिल रहा है। तो 5' के सामने वो 3' बना सकता है बट 5' नहीं बना सकता, तो 5' वो बैक साइड में बनाता है, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है। ये वाला जो डायग्राम है ये इंपोर्टेड डायग्राम है, एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम है, इसकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो या तो सीधा पूछा जा सकता है कि एक स्टैंडर्ड डीएनए का जिसका जो एंड है, जिसका 5' एंड फ्री है, तो उसमें जब रेप्लिकेशन होगा तो किस टाइप का स्टैंड बनेगा, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। तो ध्यान रखना जिसका 5' फ्री है उसमें डिसकंटिन्यूस, जिसका 3' फ्री है उसमें कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वाले को क्या बोलते हैं? लीडिंग स्टैंड। डिसकंटिन्यूस वाले को क्या बोलते हैं? लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? जापानीज, ओकाजाकी, ओकाजाकी। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अदरवाइज ये जो वर्ड है इनको रिमूव कर दें, यहाँ पे ए लिख दे, बी लिख दे,
यहाँ पे सी लिख दे, यहाँ पे डी लिख दे, आपको आइडेंटिफाई करना हो, ऑप्शन में मैच करना हो। लेबलिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना, डीएनए रेप्लिकेशन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेल साइकिल की एस पेज में होता है। सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है वो +1 में पढ़ाया जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब सेल डिवाइड होती है तो सेल एक साइकिल में जाती है। सेल साइकिल में एक फेज होती है एम फेज। एम फेज में एक्चुअली में एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है। आपने नाम सुना होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे के सारे एम फेज के पार्ट्स हैं। दूसरी जो फेज होती है सेल साइकिल की, वो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है। सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, उसमें एक G1 फेज होती है, एक S फेज होती है, एक G2 फेज होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा S फेज में होता है। ओके, तो बाई चांस क्या हुआ, डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई चेंज आ गया, डीएनए का रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ, जो एंजाइम है वो वैसे तो सही से काम करता है बट सही से काम नहीं कर रहा, तो उस केस में डीएनए रेप्लिकेशन, ए फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी। नहीं, रेप्लिकेशन तो सही हो रहा है बट रेप्लिकेशन के बाद सेल में डिवीजन नहीं हुआ, तो उस वजह से सेल के अंदर जो डीएनए वो डबल हो जाता है, सेल में क्रोमोजोम डबल हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये एक टाइप का म्यूटेशन होता है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है। आज का अपना टॉपिक इतना ही है, टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया है। याद रखना, रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्टैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की एक प्रॉब्लम है, वो 5' to 3' डायरेक्शन में वर्क करता है, 5' to 3' डायरेक्शन में वर्क करता है। तो जो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन का, इसका आंसर हो जाएगा 5' to 3' डायरेक्शन। ओके, दूसरा क्वेश्चन, इन डीएनए कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, बिकॉज जो नेटवर्क होता है लैग करता है, छोटे छोटे टाइम गैप पे नेटवर्क आ रहा है। मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, नाम एंजाइम का डीएनए पॉलीमरेज है बट ये डिपेंड भी डीएनए पे कर रहा है, तो पूरा नाम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या याद रखना है, पेरेंटल जनरेशन को छोड़ दो, बाकी बची हुई जो जनरेशन 1, 2, 3, उनके अंदर जितने भी डीएनए बनेंगे उनमें से 2 कौन से होंगे, 2 होंगे हाइब्रिड। ये याद रखना। हमें कैसे पता चलेगा सर कितने बनेंगे, तो एक फॉर्मूला हमारे पास 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन, n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन। तो इस क्वेश्चन में बता रखा है 6 जनरेशन में रेशियो बताना है, तो 6 जनरेशन 2 की पावर 6, ये हो जाता है 2 × 2 × 2 8, और 2 × 2 × 2 8 मल्टीप्लाई 8 64। सीधा सा बिना देखे टिक करो। आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, नहीं आफ्टर पेरेंटल जनरेशन, हाइब्रिड 2 होते हैं, हैवी एक भी नहीं होता, 0 होता है, बिकॉज हैवी हमेशा पेरेंटल में। यहाँ पे 6 जनरेशन की बात चल रही है तो हैवी नहीं होगा, तो हैवी का रेशियो हो जाएगा 0। हैवी का भी आपको रेशियो पूछा गया है, हाइब्रिड का भी पूछा गया, लाइट का भी पूछा गया है। हैवी 0 हो जाएगा, 0 कौन कौन से ऑप्शन में, बी, सी और डी, तो इनमें से कोई एक होगा। लाइट आपको पता है, नहीं लाइट नहीं, हाइब्रिड आपको पता है 2 होने, तो 64 में से 2 माइनस करो, ये हो गए हाइब्रिड हो गए 2, तो रेशियो 0:2:, 64 में से 2 माइनस कर दो, 62 कौन से है, ये है लाइट 62। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0:1:31, फाइनल आंसर आ जाएगा 0, 1 और 31। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जनरेशन में आपको टोटल डीएनए की काउंट निकालनी हो तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देना। n क्या होता है, n होता है जनरेशन की काउंट। ओके, और आपको रेशियो निकालना हो, पेरेंटल जनरेशन में पूछा जाए तो वहां पे ओनली हैवी होगा, बट आफ्टर पेरेंटल जनरेशन बिल्कुल भी हैवी नहीं है, या तो लाइट है या हाइब्रिड है। हाइब्रिड कितने हैं, ओनली 2, बचे हुए सारे लाइट। इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हो। स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली एग्जाम में आने के 99% चांस है। नीट में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा सेम क्वेश्चन सीबीएसई में भी पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से जनरेशन की जगह पे वर्ड यूज कर ले मिनट्स। 20 मिनट यूज करें तो 20 मिनट में एक जनरेशन बनती है, 40 तो 2 जनरेशन बनती है। टाइम का भी ध्यान रख लेना। और ये भी देख लेना, मैसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, या मीडियम चेंज कर दिया।
मैसेल्सन स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने फर्स्ट स्टेप में हैवी नाइट्रोजन वाला मीडियम यूज किया था, बट सेकंड स्टेप में हमने लाइट वाला यूज किया था। तो यदि मीडियम चेंज हो जाता है तो सारी प्रोसेस चेंज हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपने पेरेंट्स से यूट्यूब चैनल कैंडल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एंड उसके क्वेश्चन के साथ। ओके, टर्म 1 के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक को अच्छे से देखना है। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट आप एक बार लेक्चर देख लेते हो, उसके बाद नोट्स को जरूर पढ़ लेना एनसीईआरटी से। ओके, तो ओके, बाय।